हम एक वीडियो को देखते हैं ताकि आपको जो है वो मॉरल रीज़न जो है वो समझ आए। तो इस वीडियो को आप देखें, फिर हम जो है इसके बाद आपसे डिस्कशन करते हैं कि क्या आपको जो है इस वीडियो से समझ आया। बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ आपने इसको देखना है ताकि मैं इससे जब क्वेश्चनिंग करूं तो आपको पता हो कि हमने क्या देखा। जी। इस वीडियो में कोई वॉइस नहीं है। आप आपको आवाज़ नहीं आ रही? नहीं सर, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। नहीं सर, आवाज नहीं आ रही। नहीं, आवाज नहीं आ रही सर। अच्छा आवाज जी, भी नहीं आ रही और ये रुक के चल रही है। सॉरी। एक वर्कर अपने घर से जो है वो निकलता है काम के लिए निकलता है। तो इस कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर बैठा होता है। तो उसकी वाइफ होती है प्रेग्नेंट, ठीक है। तो वो घर के अंदर जो है वो मामलात में बिजी होता है। सुबह नाश्ता लेकर आया तो अपनी वाइफ के साथ जो है उसने इंटरेक्शन है, उसकी छोटे बच्चे हैं उसके, तो वो काम पे चला जाता है। काम पे जाता है तो मैसेज करता है कि भाई मैं काम पे पहुंच गया। तो इसी तरह वो जो है वाइफ से बात कर रहा होता है। तो टूल बॉक्स टॉक चल रही होती है। सुबह उनको जो है बताया जा रहा होता है कि आज हम क्या कर रहे हैं। तो उस दौरान वो अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर जो है वो बिज़ी होता है। इतने में जो है वो लिफ्टिंग एक्टिविटी या क्रेन से पाइप्स को जो है उठा के ले जाया जा रहा होता है। तो वो एक जगह पे वो पाइप जो है वो स्टक हो जाते हैं। तो ये एक छड़ी की मदद से उसको हटाने की कोशिश करता है और इस चक्कर में जो है ये स्लिप होता है ऊपर से स्कैफोल्डिंग से और धड़ाम से जाके नीचे गिरता है, जिसकी वजह से इसको सीवियर किस्म की इंजरीज का जो है वो शिकार हो जाता है। अब इस वीडियो के अंदर उसके आफ्टर इफेक्ट जो है वो बताए जाते हैं कि इस बंदे की वजह से इसकी फैमिली किस तरह सर्वाइव जो है वो करने लगती है। तो इसकी जो वाइफ है वो क्योंकि प्रेग्नेंट होती है, उसके बाद जो है वो सर्वाइविंग के अंदर चले जाते हैं। बंदा जो है वो हॉस्पिटल में होता है। अब वो दिन रात काम करने खुद चली जाती है क्योंकि उसकी फैमिली है। तो वो काम करती है, सारी की सारी जो है वो एक फैमिली डिस्टर्ब होती है। छोटा बच्चा है, उसके पास खिलौने मौजूद है लेकिन वो उससे नहीं खेल रहा क्योंकि वो अपने वालिद को देखता है कि वो बेड के ऊपर पड़ा है, ना वो हिल सकता है। उसे जो है रोज़ाना जो है वो उसके लिए केयर हेल्थ वर्कर जो है उसको केयरिंग करने के लिए आते हैं। बच्चे को संभालने के लिए जो है वो बेबी सिटर्स जो है वो मौजूद हैं। मतलब इतने ज़्यादा इनके ऊपर बोझ पड़ रहा है। वो सारा दिन जो है वो बच्चे को संभालती है और नाइट के अंदर जो है वो ड्यूटीज़ कर रही होती है। तो इस वीडियो के अंदर ये बताया जाता है कि एक इंसान के अंदर या एक इंसान के साथ कितने लोगों की ज़िंदगी जो है वो जुड़ी है। कि जब आप एक काम के लिए जाते हैं तो काम के अंदर सिर्फ आप अकेले नहीं हैं, आपके पीछे आपकी फैमिली है, आपकी सोशल लाइफ है, आपकी वो सोसाइटी है, आपके वो लोग, वो दोस्त हैं जो आपके मुंतज़िर हैं। एक बंदा जब सुबह घर से निकलेगा, काम के लिए जाएगा, तो काम के अंदर उसे जो है वो अपने काम के अंदर फोकस करेगा। जब वापस आता है, अक्सर हम क्या करते हैं, काम से वापस आए तो दोस्त यारों के साथ मिलते हैं। अक्सर हॉलीडे के अंदर हम, या ज़्यादा टाइम ना हो, हॉलीडे के अंदर मिलते हैं, संडे वाले दिन दोस्तों यारों से मिलते हैं। ये हमारी सोशल लाइफ है।
तो हमारे साथ लोगों की अटैचमेंट है, हम लोगों के लिए रोल मॉडल हैं। हम जब काम करते हैं तो लोग मुंतज़िर हैं, कोई तनख्वाह का मुंतज़िर है, कोई जो है हमारे बात का कॉल का मुंतज़िर होता है कि भाई हमें कॉल की जाएगी। तो ये सारे के सारे इश्यूज जो है एक इंसान के साथ जुड़े हैं। अगर इंसान एक ऐसी जगह पर काम करता है जहाँ पर उसकी हेल्थ एंड सेफ्टी बिल्कुल जो है वो कमिटेड नहीं है, कंपनी उसको हेल्थ एंड सेफ्टी के इश्यूज उसके सॉर्ट आउट करने में, तो वो एक एक्सीडेंट के अंदर उसको कन्वर्ट करेगा, तो उसके आफ्टर इफ़ेक्ट उसकी फैमिली के लिए, उसकी कंपनी के लिए जो है वो उसको नज़र आएंगे। अब यही सारी चीज़ें उसको जो है वो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट उसके अंदर डाल देती हैं कि एक वर्कर इंजर्ड हुआ, अब कितने टाइम में वो ठीक होगा, पता नहीं दोबारा काम पे जा सकेगा कि नहीं जा सकेगा, उसकी फैमिली का क्या बनेगा। तो ये सारे के सारे एस्पेक्ट जो हैं एक इंसान के साथ जुड़े हैं, और ये चीज़ मॉरली एक्सेप्टेबल नहीं है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी सोसाइटी के लिए कि भाई लोग जो वो काम करने जाते हैं और वो इंजर्ड होकर आएँ। तो हमारे एक स्टूडेंट थे, तो इधर मुल्तान में मैं सेशन ले रहा था रमज़ान में, तो उसे मैं बता रहा था कि हम क्योंकि पहाड़ी इलाके से हैं, तो आप कभी नारायण कागान गए हो? कहते हैं नहीं जी मुझे पहाड़ों से ना डर लगता है। मैंने कहा जी क्यों डर लगता है? कहता है जी मैं जियो की पट्टी में नहीं आना चाहता। ठीक है, तो उसका कहने का मतलब ये था कि भाई अगर मैं जाऊंगा तो वापस पता चले जी कि असद भाई जो है वो सैल करने गए और वापस शिकार हो गए एक्सीडेंट का, क्योंकि उसकी फैमिली के अंदर एक एक्सीडेंट ऐसा रूनुमा हो चुका था। तो उन्होंने उस चीज़ को अपने ऊपर कितना हावी किया हुआ है कि भाई उनके साथ एक्सीडेंट हुआ तो हमारे साथ भी हो सकता है। तो एक इंसान, जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि एक इंसान के साथ बहुत से लोगों की जो है वो मॉरल अटैचमेंट होती है। जिस तरह शादी ब्याह हो तो कितने लोग जो है वो गैदरिंग के अंदर आते हैं, इसी तरह खुदा न खास्ता कोई फोतगी हो जाए तो कितने लोग जो है वो आते हैं जी, लोगों के जो है वो दुआ करने आते हैं। फिर कोई बीमार हो तो लोग जो है हॉस्पिटल के अंदर बीमार पुरसी करने आते हैं, अपने इस्तिताअत के मुताबिक जो उनसे हो सकता है वो बीमार पुरसी करते हैं, लोगों के लिए जो है अपनी इमोशंस को शो करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि एक इंसान के साथ दूसरे जितने भी लोग हैं वो उनकी अटैचमेंट है। अगर वो ठीक से काम कर रहा है तो बाकी लोग भी मोटिवेटेड होंगे और ठीक काम करेंगे। एक इसी तरह ये पर्सनल लाइफ से निकलकर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी चली जाती है कि ऑर्गेनाइजेशन अगर हेल्थ एंड सेफ्टी के मेजर्स को फॉलो करती है, या आसान अल्फाज में ये समझ लें कि आपको तनख्वाह टाइम पे दे, आपकी जो है वो केयर करे, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हो, तो लोग उस ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो प्रेज भी करते हैं और उसके अंदर जो है काम को भी फोकस रहते हैं। अब आपके सामने एक स्टैट्स मौजूद है। 2012 के अंदर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एक सर्वे किया। सर्वे किस बुनियाद पे किया कि अच्छा जी, माइक बंद कर ले काइंडली। अच्छा जी, ILO ने 2012 के अंदर जो है एक सर्वे किया जिसे सेफ वर्क प्रोग्राम कहते हैं। इसकी बेस उन्होंने क्या बनाई कि दुनिया के अंदर ना बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट जो है वो रूनुमा हो रहे हैं। ठीक है, दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट रूनुमा हो रहे हैं, तो उन्होंने इस चीज़ को फोकस बनाया कि भाई आज से पहले वर्ल्ड वार 1 की बात की जाए या पुराने वक्तों की बात की जाए तो लेबर राइट्स के ऊपर जो है कोई प्रोटेक्शन जो है नहीं थी। ठीक है, कि मजदूर जो है वो काम करते थे, जिस तरह हम शाहजहां का किस्सा भी सुनते हैं कि भाई उसने जो है मजदूरों के हाथ कटवा दिए। इसी तरह फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर ना काफ़ी ज़्यादा लोगों को नुकसान हुआ। फिर इसी तरह मुग़ल दौर में करते करते बहुत ज़्यादा नुकसान होते होते दुनिया जो है वो ऐसे लोगों से महरूम होने लगी जिनके पास हुनर था। ठीक है, अब अक्सर हम पुरानी बिल्डिंग्स को अगर देखें पाकिस्तान के अंदर, तो उसके अंदर एक आर्किटेक्चर जो डिज़ाइन है वो आजकल के मॉडर्न दौर के अंदर उस तरह से नहीं बनाए जा सकते कि लोगों ने किस तरह हाथों से एक काम को सरअंजाम दिया। तो ऐसे हुनर का खात्मा हो रहा था।
जो भी भाई काम करता, कोई लेबर राइट नहीं है, लोगों को जो है वो मारा जा रहा था। तो ILO बनाई गई 1919 के अंदर, तो उन्होंने लेबर राइट के ऊपर काफ़ी जो है वो काम करना शुरू किया। लीग ऑफ नेशन बनी, वो टूट गई, फिर यूनाइटेड नेशन बनी, लोगों को जो है वो गैदर करते रहे। तो एक जो है उन्होंने एक बॉडी जो है वो बनाई, ठीक है, ये मेन आर्गन बना इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन का सॉरी। तो उन्होंने एक सिनेरियो क्रिएट किया कि भाई ये दुनिया के अंदर लोग जो है वो हमारे पास ऐसे लोगों की कमी होती जा रही है जिनसे हम कोई प्रोडक्टिव काम ले सकते हैं। तो एक हर साल उन्होंने स्टैट्स इकट्ठे करना शुरू किए। तो 2012 के अंदर उन्होंने एक प्रॉपर स्टैट्स जो है वो शाया किए अपनी वेबसाइट के ऊपर कि ओवर द ईयर्स उन्होंने देखा कि 3,50,000 लोग हर साल जो है फैटल एक्सीडेंट का शिकार होते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह जो 2.75 मिलियन लोग फर्टिलिटीज़ का शिकार होते हैं। अब ये चीज़ हमारे लिए नंबर्स हैं। जस्ट जिस तरह हम, अगर आप लोग अखबार पढ़ते हो, पाकिस्तानी अखबार के अंदर अक्सर जो है ऐसी न्यूज़ ही देखने को मिलती हैं जिसके अंदर कोई अच्छी खबर नहीं होती कि भाई दो ग्रुपों में तसादम हो गया। यूनिवर्सिटीज़ को देख लें कि भाई दो जो है वहाँ पर दो ग्रुप बने हुए हैं, उनके दरमियान जो है झड़प होने से। इसी तरह बाइक के ऊपर दो जो है वो ट्रांसपोर्ट के अंदर एक्सीडेंट ही हमें देखने को मिलते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो हम इग्नोर करते हैं डेली लाइफ के अंदर कि भाई 2000 लोग मर गए तो हमने कहा ओके हमारे लिए कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमारे उसके अंदर इमोशन अटैच नहीं है, हमारा कोई अपना उसके अंदर शामिल नहीं है। इसी तरह अगर खुदा न ख्वास्ता कोई आपका अपना इसके अंदर शामिल हो तो उसके पीछे क्या दर्द है वो सिर्फ वो इंसान समझ सकता है जो उस चीज़ को फेस कर रहा होता है। अब इस स्टैट्स को दिखाने का मेन मकसद ILO का ये था कि दुनिया के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कोई कंपनीज हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, वो इस दर्द को समझें कि ये एक एक इंसान की मौत नहीं है, बल्कि ये एज अ होल एक नेशन है कि जिसके अंदर लोगों की जो है वो डेथ हो रही है, उनके पीछे उनकी फैमिली जो है वो सर्वाइवल के अंदर हैं। ये नंबर्स हमें ये दिखा रहे हैं कि लोग काम पर जाते हैं और काम की वजह से वो किसी मौत का शिकार हो जाते हैं। तो ये चीज़ मॉरली बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और इसके अंदर उन्होंने फाइनेंशियल लॉस का जिक्र किया कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्लोबली 4% जो है वो लॉस होता है सिर्फ किस काम के अंदर, लोगों को जो इंजरीज होती हैं या बीमारी का शिकार हो जाते हैं उनको दोबारा उनसे जो है निकलने के लिए एक कंपनी के अंदर अगर खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाए तो वो दोबारा जब रिकवर करता है तो उसका बहुत ज़्यादा पैसा ज़ाया हो जाता है। जिस तरह हम पढ़ते हैं कि भाई हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेज हम क्यों करें, सारे काम तो हो जाता है। अक्सर ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जो बिजनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस होती हैं, तो उनका हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर चूँकि ज़्यादा रुझान नहीं होता, क्योंकि वो समझते हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी जो है वो बहुत ज़्यादा एक तो टाइम कंज्यूमिंग है, उसके अंदर डिस्टर्बेंस पैदा होती है, आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली जो वो पैसा लगाना पड़ता है, जो कि सही बात भी है क्योंकि हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर आप पैसा लगाएंगे तो सेफ्टी जो है वो बरकरार होगी। लेकिन ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसका आपको फल जो है वो फ्यूचर के अंदर नज़र आता है कि जब आप हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो अगर आप फॉर एग्जांपल एक महीने के अंदर लाख रुपए बचा रहे हैं और कोई भी सेफ्टी के ऊपर कोई पैसा नहीं लगा रहे, तो खुदा ना ख्वास्ता अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है उस ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल रिसोर्सेज पे पड़ेगा। इंसान के साथ तो वो जुड़ा ही है कि वो खुद सर्वाइव कर रहा है, उसकी फैमिली सर्वाइव कर रही है, लेकिन साथ में कंपनी भी है, वो भी सर्वाइव कर रही है, एक तो फाइनेंशियली और ऊपर से अगर किसी इन्फोर्समेंट एक्शन हो गया उसके ऊपर, किसी अदालत ने जो है उनके ऊपर एक्शन ले लिया, पुलिस की अथॉरिटीज़ ने एक्शन ले लिया और लीगल प्रोसीडिंग के अंदर वो अलग चले जाएंगे। अब इन सारी चीज़ों से निकलने के लिए उसके पास जो उसने जमा किया वो तो जाएगा ही जाएगा, उसके साथ साथ और मज़ीद चीज़ें भी उससे ज़ाया होती रहेंगी। तो जब आप हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे उससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि अगर आप 30,000 रुपया भी सालाना बचा रहे हैं तो एक वक्त आएगा कि ये आपके पैसे 1 लाख से ऊपर हो जाएंगे, जिसको हम सेविंग कहते हैं, क्योंकि आप इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। जब इन्वेस्ट करेंगे लोग बीमार नहीं होंगे, लोग बीमार नहीं होंगे तो प्रोडक्शन के अंदर जो है वो इंक्रीज आता जाएगा।
तो सिर्फ 4% ग्लोबल जीडीपी इसमें ज़ाया हो जाता है कि लोग जो है सेफ्टी को फॉलो नहीं करते, एक्सीडेंट होते हैं और उनके जो है वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है वो ज़ाया होने शुरू हो जाते हैं। अब पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर के अंदर इसका दो तरह से क्वेश्चन जो है वो आता है। एक इस तरह से आ सकता है ये क्वेश्चन, जो आया भी है 2 दफ़ा पेपर के अंदर, कि एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, अपने लोगों को जो है वो प्रोटेक्ट कर रही है या प्रोटेक्ट नहीं कर रही। उसके ऊपर एक सिनेरियो आ रहा है। सिनेरियो के अंदर आपको क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन के मॉरल्स के बारे में बताएं, ठीक हो गया। या दूसरी तरह से क्वेश्चन आता है कि भाई मॉरल रीजन जनरली क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो आप बताएं। तो जिस तरह हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आप हेल्थ एंड सेफ्टी का ख्याल नहीं रखते तो लोगों की जो है वो ज़िंदगी ज़ाया होने का ख़तरा होता है। इसी के साथ साथ उनकी फैमिली सर्वाइव के अंदर चली जाती है, फाइनेंशियल उनको लॉसेस होते हैं, कंपनी जो है वो लीगल एक्शन के अंदर जा सकती है, उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज़ाया हो सकते हैं। हमारी एक सोसाइटी है जिसके अंदर हम रहते हैं, वो हमसे डिमांड करती है कि भाई हेल्थ एंड सेफ्टी को जो है वो बरकरार रखा जाए। ये जनरल एस्पेक्ट है मॉरल रीज़न का। दूसरा एस्पेक्ट होता है कि सिनेरियो जो में से जो है वो क्वेश्चन आता है कि भाई सिनेरियो में एक ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग प्रोसीजर के बारे में बताया जाता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह से काम कर रही है, लोगों को किस तरह से वो मोटिवेट कर रही है। तो उसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि ऑर्गेनाइजेशन के मॉरल्स के बारे में बताएं। तो ऑर्गेनाइजेशन के मॉरल का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग किन के लिए, अपने लोगों के लिए, जिनसे वो अपने लोगों को मोटिवेट करते हैं। तो उसके बारे में क्वेश्चन जो है वो आता है, जिसको आज हम इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे अपने पेपर के आज के क्लास के अंदर, ताकि आपको आइडिया हो कि क्वेश्चन किस किस्म का जो है वो पेपर के अंदर आता है। जी जफरुल्लाह खान। सर, जो अपना वेलफेयर है और अपना मोरल रीजन है, क्या हम इन दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं आपस में? जी जी बिल्कुल। देखिए, वह जो मॉरल रीजन में ना तीनों एस्पेक्ट आते हैं, कंपनी भी आती है, आपके वर्कर भी आते हैं, ठीक हो गया, और जर्नली दुनिया के जो स्टैट्स हैं वो भी आते हैं कि मॉरली हम क्या कर सकते हैं। तो वो जर्नल इशू के अंदर जब हम लिखेंगे पेपर के अंदर, अगर कोई जर्नल क्वेश्चन आता है, तो आज मैं आपको बताऊंगा भी कि पेपर के अंदर क्वेश्चन किस किस्म के आते हैं। तो इस लेक्चर के एंड के अंदर हम पेपर को भी डिस्कस करेंगे और वो असाइनमेंट भी मैं आपको दूंगा, तो आप उसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस किस्म का पेपर में जो है वो क्वेश्चन आता है। मैंने अभी बात की सोसाइटी की। सोसाइटी हमारी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मॉरल रीज़न का, कि अक्सर जो है वो क्या होता है, एक दफ़ा हमारे पास एबटाबाद के अंदर एक अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स में 6 लोगों का आंखों का ऑपरेशन हुआ। तो आंखों का ऑपरेशन उन्होंने किया, कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे थे, उनकी वजह से उन 6 बंदों की ना नज़र चली गई। तो एबटाबाद में फारा चौक, जो लोग एबटाबाद को जानते हैं, तो वहाँ पर एक फारा चौक है, मेन एबटाबाद में सिंगल रोड है। तो उन्होंने 10 दिन तक वो रोड बंद किया। रोज़ जो एहतजाज होता जी, टायर जलाते कि भाई लोगों की आपने जो है वो ज़िंदगी जो है वो अजाब बना दी है। लोगों से जो दुनिया देख सकते थे एक ऑपरेशन की वजह से, वो अब बिल्कुल जो है नाबीना हो गए हैं। तो लोग आए, उन्होंने उनके साथ जो है यकजहती की। अक्सर हम देखते हैं कि लोग स्ट्राइक्स पर चले जाते हैं, कोई भी इशू हो तो लोग जो है वो इकट्ठा हो जाते हैं। उसकी मेन वजह यह है कि अगर आज एक इंसान के साथ अगर कोई मिसहैप हो सकता है तो कल आप भी उसका शिकार हो सकते हैं। तो सोसाइटी जो है एक बैकबोन की तरह काम करती है लोगों के लिए, कि लोगों के इश्यूज़ को जो है वो उजागर करती है, जिसकी वजह से लीगल इश्यूज़ जो है वो बनाए जाते हैं। अब जितने भी सोसाइटी के इश्यूज़ हैं वो डायरेक्टली मॉरल एस्पेक्ट को जो है वो टारगेट करते हैं कि भाई लोगों की हेल्थ एंड सेफ्टी का ख्याल रखा जाए। ये सबसे जो है इम्पॉर्टेंट इशू है। अगर ख्याल नहीं रखते तो सोसाइटी जो है वो एक्शन के अंदर आती है। अब सोसाइटी के अंदर आपकी फैमिली, आपके मोहल्लेदार, आपके शहर वाले, आपकी पुलिस, ठीक है, आपका मीडिया, ये सारी के सारा सोसाइटी जो है का एक हिस्सा है, एक मुआशरे का हिस्सा है। ये सारे का अपना एक किरदार होता है। ये सारे जो है एक फोर्स की तरह इकट्ठे होते हैं जब भी कोई इस तरह का इशू आता है। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि लोगों की हेल्थ एंड सेफ्टी का ख्याल रखा जाए। अक्सर इस चैप्टर का जो अब नाम हमने
जो देख पढ़ा कि वाई वी शुड मैनेज हेल्थ एंड सेफ्टी, तो पहला रीज़न है मॉरल रीज़न कि इखलाकी जिम्मेदारियों को समझते हुए, अपनी एथिक्स को समझते हुए हमें वर्कर की हेल्थ एंड सेफ्टी का ख्याल रखना चाहिए ताकि उससे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लोगों को प्रोटेक्ट कर सके, मोटिवेट कर सके। तो पहला रीज़न है जिसकी वजह से हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करना ज़रूरी है, तो उसे हम कहते हैं मॉरल रीज़न। ठीक हो गया। अब दूसरी चीज़ है हमारे पास फाइनेंशियल रीज़न कि एक तो एस्पेक्ट हो गया कि भाई हम हेल्थ एंड सेफ्टी का ख्याल नहीं रखते तो हम अपनी अखलाकियात को पूरा नहीं कर रहे। जब हम अखलाकियात पूरा नहीं करेंगे, लोगों को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तो एक्सीडेंट रेट बढ़ेंगे, जो कि अभी हमने देख लिया कि ILO के स्टैट्स के मुताबिक कि दुनिया के अंदर 3,50,000 लोग हर साल अपने काम की वजह से मौत का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके पीछे क्या वजह है कि लोग अपनी अखलाकी जिम्मेदारियों को भूल गए, उन्होंने जो है वो बिज़नेस को ज़्यादा फोकस्ड में रखा और लोगों की प्रोटेक्शन के ऊपर ज़्यादा वर्किंग नहीं की, तो उसके नतीजे में एक्सीडेंट रेट बढ़ते हैं। जब एक्सीडेंट रेट बढ़ेंगे उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयर के फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज़ाया होंगे। अब निबोज के अंदर या जो है वो फाइनेंशियल रीज़न को दो एस्पेक्ट में रखा गया है, एक को कहते हैं डायरेक्ट और दूसरे को कहते हैं इनडायरेक्ट। कि जब भी कभी वर्क प्लेस के अंदर कोई एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है और उसके अंदर किसी को जो है वो कोई इंजरी हो जाती है, तो उसके अंदर दो किस्म के फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं, एक एम्प्लॉयर को, एक ऑर्गेनाइजेशन को। एक को हम कहते हैं डायरेक्ट कास्ट। डायरेक्ट कास्ट को आसान अल्फाज में समझने के लिए कि वो फाइनेंशियल लॉस जो आप शुमार कर सकते हैं, मैयर कर सकते हैं, जो एक्सीडेंट की वजह से होता है। फॉर एग्जांपल, एक बंदा किसी हाइट के ऊपर काम कर रहा है, किसी सीढ़ी का इस्तेमाल कर रहा है और वो सीढ़ी प्रॉपर नहीं है, उससे वो गिरता है, गिरने की वजह से उसका जो है वो हड्डियाँ टूट जाती हैं, तो सबसे पहले आपको उसको फर्स्ट एड देनी होगी। तो फर्स्ट एड के ऊपर जो कॉस्ट आती है वो डायरेक्ट कॉस्ट है। इसी के साथ साथ कोई इक्विपमेंट आपका डैमेज हो जाता है, उसको दोबारा रिपेयर करना या रिप्लेस करना, उसके ऊपर जो कॉस्ट आती है वो डायरेक्ट कॉस्ट है। तो एक एक कॉस्ट को हम पढ़ेंगे भी। दूसरी चीज़ है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट कहते हैं कि भाई ऐसे कॉस्ट, ऐसे फाइनेंशियल लॉसेस जो एक्सीडेंट की वजह से होते हैं या उसके आउटकम में आते हैं और उनको हम गिन नहीं सकते, हमें उसका अंदाज़ा नहीं है कि भाई कितना हमें लॉस हुआ है, तो ऐसे लॉसेस को हम कहते हैं इनडायरेक्ट लॉस। अब जब भी हेल्थ एंड सेफ्टी के कोई भी इशू को फॉलो नहीं किया जाता तो एक्सीडेंट का शिकार होते हैं। जब एक्सीडेंट होता है तो फाइनेंशियल लॉसेस जो है वो ह्यूज अमाउंट में जो है वो ज़ाया होते हैं। अभी मैं आपको जो है आज की ग्रुप के अंदर ना एक लिंक भी भेजूंगा। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि व्यू सिनेमा है बर्मिंघम सिटी के अंदर, 2018 मार्च के अंदर एक पाकिस्तानी जोड़ा वहाँ पर जो है वो फिल्म देखने जाता है। तो फिल्म देखने के बाद जो अतीक रफ़ीक लड़के का नाम है, 25 साल उसकी उम्र है, तो वो मूवी देखने जाता है। तो मूवी देख के उससे ना चाबियाँ गिर जाती हैं उस सीट के नीचे। तो मूवी ख़त्म होती है, चाबियाँ उठा रहा होता है, तो ये जो सीट का फुट रेस्ट है ना, ये उसके गले में फंस जाता है। अब गले में फंसता है तो वो जो है वो जैम हो जाता है उसका फुट रेस्ट। वो लोग उसको छुड़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो इतने में उसको जो है ना वो इंजरी हो जाती है। उसको ये जो स्पाइनल कार्ड है उसके ब्रेन के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है, तो उसके खून के जो है वो जम जाता है उसके दिमाग के अंदर और उसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। तो उस सिनेमा को, क्योंकि उस जो इन्फोर्समेंट एक्शन जब होता है तो उस सिनेमा को 7,50,000 पाउंड जो है वो क्रिमिनल कोर्ट के अंदर एज अ फाइन जो है वो पे करने पड़ते हैं। फिर 2,30,000 पाउंड वो जो है वो फैमिली को देता है एज अ कंपनसेशन अमाउंट। तो सिर्फ ये दो वो कास्ट है जो उसको एक एक्सीडेंट की वजह से उसके ऊपर रुनुमा होती हैं। तो ये मैं एक केस स्टडी है आपके लिए भी, ये मैं आपको भेजूंगा ग्रुप के अंदर, तो आप सब ने उसको पढ़ना भी है ताकि आपको पता चले कि दुनिया के अंदर किस तरह के एक्सीडेंट, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, किस तरह से एक फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है वो ज़ाया होते हैं, किस तरह से आप एक ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन जो है वो ज़ाया होती है। ओपन बुक एग्ज़ाम के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है रीडिंग। जिस इंसान की रीडिंग स्किल्स अच्छी हैं उसे क्वेश्चंस आसानी से, सिनेरियो आसानी से समझ आता है। जो रीडिंग नहीं करते तो उनके लिए इशू ये होता है कि पेपर वाले दिन फिर उनको
सिनेरियो समझने में जो है वो तकलीफ होती है। तो इसी तरह आप ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल कोर्स कंटेंट के साथ जो है वो जुड़े रहें, क्योंकि ओपन बुक एग्ज़ाम है। आप दुनिया की कोई भी वेबसाइट सर्च करके उससे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आपने अपने जो व्यू है उसको ब्रॉडर रखना है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया हो कि किस तरह से चीज़ों को हम जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, लिख सकते हैं अपने पेपर के अंदर। तो जितना आप रीडिंग करेंगे उतना आपका माइंड जो है वो क्लियर होगा। जी हामिद साहब। हेलो सर। जी जी, हेलो, आपका माइक बंद हो गया है। Hello, can you hear me now? जी जी जी। Hi sir. So Hi. I'm so sorry sir. Actually your voice was bulging, so that's why now it's fine. ओके ओके Yeah, sure. Thanks. ओके ओके। समीउल्लाह, माइक ओपन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे आपसे एक चीज़ पूछनी थी कि आज से कुछ साल पहले ना एक मैं टीवी पे देख रहा था, जी उस जी वक्त तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आपकी सेफ्टी क्या होती है। उधर आज के दौरान शायद एक क्रेन गिरी थी, जी इस जी तरह जी, का मामला हुआ। बिल्कुल। उधर क्या हुआ था सर, मुझे थोड़ा सा बता। अच्छा, आपने पूछ लिया। तो बिन लादेन शायद कंपनी है वो जो इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही थी, तो उनको जो है वो टावर क्रेन गिरी थी मक्का के अंदर। उसका इशू ये था कि भाई हज के दिन थे, तो लोग वहाँ पर क्योंकि ज़्यादा थे, तो उन्होंने काम जल्दी से उसको कवर करने की कोशिश कर रहे थे। तो विंड जो है वो बहुत ज़्यादा थी, तो उनको वार्न भी किया गया था कि भाई विंड इश्यूज़ हैं, हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, तो क्रेन को ऑपरेट ना किया जाए। तो वहाँ पर जो सेफ्टी ऑफिसर उस टाइम पे मौजूद था, तो उसने इस चीज़ को निगलेक्ट किया कि भाई इतनी जो है वो हवा नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर सैंड स्टॉर्म बहुत ज़्यादा होता है। तो उसे लगा कि भाई ये इतना कोई मामूली बात है, हवा का जो है वो इतना दबाव नहीं है। तो उस वजह से वो क्रेन जो है वो कोलैप्स हुई और उसने काफ़ी ज़िंदगियों को जो है वो ज़ाया किया। तो वो कंपनी के ऊपर कोई 6-7 साल केस चलता रहा। वो जो है वो बैन हो गई है बिल्कुल, उसको जो है वो बिज़नेस उसको नहीं करने दिया जा रहा सऊदी अरब के अंदर। ठीक है जी। सुहेल अहमद साहब इसके अंदर कुछ ऐड करेंगे तो। वालेकुम अस्सलाम। जी जी। सर एक रिक्वेस्ट है सब दोस्तों से कि जो आप क्वेश्चन रेज कर रहे हैं तो प्लीज़ ये एंड ऑफ द क्लास करें, ताकि ये क्लास चलती रहे, क्योंकि इसका ड्यूरेशन इस तरह क्लास का बहुत लंबा हो जाएगा। तो काइंडली इनको आप नोट डाउन करें और एंड में इसको। ठीक है जी, नोट डाउन करें यार सारे, ठीक है, फिर एंड में पूछ लीजिएगा, कोई इशू नहीं। अच्छा जी, थैंक यू जी। फाइनेंशियल लॉसेस, हम दूसरा मेन रीज़न पढ़ते हैं कि एक तो है मॉरल रीज़न, हमें क्यों हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करना चाहिए, हमारी अखलाकी ज़िम्मेदारी है, एक ऑर्गेनाइजेशन की अखलाकी ज़िम्मेदारी है। मैं बार बार हमारी ज़िम्मेदारी कह रहा हूँ, उसके पीछे एक वजह है कि जिस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन जब काम करती है ना, तो उसके अंदर डिफरेंट लोग होते हैं। जिस तरह HR डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, इसी तरह HSC का डिपार्टमेंट है। अब हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करना ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन उसके लिए काम परफॉर्म करते हैं HSC वाले। तो आप वो लोग हैं जो अपने एम्प्लॉयर के लिए वो काम परफॉर्म करेंगे, लोगों को हेल्थ एंड सेफ्टी की तरफ जो है वो उनका रुझान लेकर आते हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी के तमाम प्रिकॉशन, तमाम प्रोटोकॉल जो है फॉलो करवाते हैं। तो इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम हेल्थ एंड सेफ्टी को जो है वो प्रोमोट करें, लोगों को इंजरी से, बीमारी से जो है बचाएं, वर्क प्लेस को मैनेज करें, ताकि एक तो हम सेफ रहें और एम्प्लॉयर सेफ रहे। ठीक हो गया। तो हमारी जो डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर, तो इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी है। ठीक हो गया। तो बाज़ लोग जो है फिर इसके ऊपर करते हैं कि भाई ये तो सारे एम्प्लॉयर के इश्यूज़ हैं, तो हम इसके अंदर क्यों हैं, क्योंकि हम एम्प्लॉयर के लिए काम ही इसीलिए कर रहे हैं कि उसको प्रोटेक्ट कर सकें लीगल इश्यूज से। ठीक हो गया। तो पहला मेन रीज़न हमने पढ़ा मॉरल रीज़न, दूसरा है फाइनेंशियल रीज़न। तो फाइनेंशियल रीज़न दो किस्म के हैं, एक को हम कहते हैं डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वो कास्ट होती है जो हम क्वांटिटी के अंदर मैयर कर सकते हैं, और इनडायरेक्ट वो कास्ट होती है जिसको हम मैयर नहीं कर पाते। अब डायरेक्ट कास्ट कौन सी है, उसके अंदर सबसे पहले है जी फर्स्ट एड ट्रीटमेंट। कोई इंसान काम कर रहा है, उसकी वजह से उसको इंजरी हुई, जो पहली तिबी इमदाद उसे दी जाती है, उसके ऊपर लाजमी बात है कास्ट आएगी, वो डायरेक्ट कास्ट है। फिर
उस इंजरी की वजह से इंसान जितने टाइम के लिए काम से गैरहाजिर रहेगा उसको बेसिक सिक पे जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ये भी डायरेक्ट कॉस्ट है। फिर ड्यूरिंग द एक्सीडेंट कोई भी इक्विपमेंट, कोई मटेरियल का लॉस होना, कोई इक्विपमेंट का लॉस होना, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज होना, ये भी जो है वो डायरेक्ट कॉस्ट है कि भाई आपकी जेब से डायरेक्टली जा रहा है और आपको पता होगा कि भाई कितना नुकसान हुआ है। फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है वो हाइट पे काम कर रहा है, उससे कोई इक्विपमेंट गिरता है, वो टूटेगा, तो अब आपने उसको दोबारा ख़रीदना है, तो आपको पता है कि उसकी अमाउंट क्या है, तो वो डायरेक्ट कॉस्ट है कि एक्सीडेंट की वजह से आपके सामने जो है वो एक फाइनेंशियल इशू क्रिएट हुआ। उसके बाद आपके पास किसी रॉ मटेरियल का ज़ाया होना, किसी प्रोडक्ट का डैमेज होना, ये भी डायरेक्ट कॉस्ट है। कोई आप इक्विपमेंट बनाते हैं, एक्सीडेंट हुआ, वो इक्विपमेंट जो नया प्रोडक्ट है उसको डैमेज हुआ, अब आपको दोबारा बनाना पड़ेगा। उसके अंदर अगर कोई रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया है वो ज़ाया हो गया, वो भी आपको दोबारा परचेज करना पड़ेगा, ये है डायरेक्ट कॉस्ट। इसी के साथ साथ एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट के दौरान एक इंजरी हो गई, अब इंजरी को डील करते करते जो आपका टाइम ज़ाया होगा, प्रोडक्शन टाइम ज़ाया होगा, वो भी डायरेक्ट कॉस्ट है। एक ऑर्गेनाइजेशन 1 घंटे के अंदर कितनी प्रोडक्शन करती है, ये उनके प्रोडक्शन रेट के जो है उनको पता होता है कि भाई हमारा प्रोडक्शन रेट क्या चल रहा है। अगर एक्सीडेंट हुआ उसके अंदर 1 घंटा 2 घंटा या 2-3 दिन ज़ाया हो गए, तो उनको जो टाइम ज़ाया हुआ, जो उनकी प्रोडक्शन हो सकती थी वो ज़ाया हुआ, उससे उनको कितना फाइनेंशियल नुकसान होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें भी जो है वो डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर आती हैं। अभी लास्ट पेपर के अंदर, ओपन बुक पेपर के अंदर एक सिनेरियो आया। सिनेरियो में ये बताया गया था कि एक बेकरी के अंदर जो है लोग काम कर रहे हैं, ब्रेड बन रही है, तो वहाँ पर एक रेलिंग जो है वो ओवन के अंदर गिरती है, तो वर्कर जो है वो उसको उठाना होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो ऑर्डर मिला होता है उनको कस्टमर की तरफ से, तो उनको जल्दी से वो काम करना होता है। तो रेलिंग ओवन के अंदर गिर जाती है, तो वो ओवन को बंद करते हैं कि भाई जल्दी से इसको निकाल लें ताकि हम जो है वो प्रोडक्शन जारी रख सकें। अब वो 2 घंटे वो ओवन को बंद करके जब रेलिंग निकाल रहे होते हैं, 2 वर्कर को उस ओवन के अंदर भेजते हैं। ओवन क्योंकि गर्म होता है, लोग वहाँ पर उनको बर्न इंजरीज होती है जिसकी वजह से वो मौत का शिकार हो जाते हैं। तो ये जो वर्क इशू है कि भाई जब आपके ऊपर वर्क लोड बहुत ज़्यादा होता है तो आपसे जो है वो सेफ्टी के प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हो पा रहे होते, तो उसके अंदर जितना भी प्रोडक्शन आपकी होगी वो ज़ाया हो जाएगी, उस टाइम ज़ाया हो जाएगा। वो 2 लोग जो ओवन के अंदर जाते हैं वो मौत का शिकार होते हैं, उसके बाद एक्शन लिया जाता है, तो उस कंपनी से जो है वो उनको वर्क एक्टिविटीज़ भी बंद कर दी जाती हैं।